नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की। चैप्टर हमारा 7 चल रहा है। पिछले लेक्चर के साथ हमने इसको शुरू कर दिया था, आज इसका सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर के अंदर हम वो सारी बातें करेंगे जो नियोजन से संबंधित है, लक्ष्य से संबंधित है। तो क्या क्या बातें करने वाले हैं वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास के इस लेक्चर में हम भारत के उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां वास्तव में विकास आज तक नहीं हो पाया है और उन क्षेत्रों में विकास कैसे कर पाए, ये बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मोस्टली हम जो बात करेंगे लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की करेंगे, यानी किसी क्षेत्र में एक लक्ष्य लिया जाता है, एक टारगेट लिया जाता है और उस टारगेट पर खरा उतरने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। और उसके बाद हम देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी पर्वतों के क्षेत्र में जो विकास के कार्यक्रम चले हैं उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लक्ष्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम कि लक्ष्य क्षेत्र क्या है, लक्ष्य क्षेत्र। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नियोजन की। किसकी बात की थी? नियोजन की। नियोजन का अर्थ आप सब जानते हैं। लक्ष्य क्षेत्र क्या है ये भी हम देखेंगे। लक्ष्य का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र के लिए हम टारगेट लेते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कोई योजनाएं चलती है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए क्या करेंगे हम? किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी योजना को तैयार करना, किसी योजना को तैयार करना नियोजन यानी कि प्लानिंग है। नियोजन यानी कि प्लानिंग है, नियोजन कहलाता है, नियोजन कहलाता है। जबकि कहलाता है, जबकि क्या, जबकि ध्यान से समझिएगा, जबकि उस क्षेत्र में उस नियोजन या उस कार्य को करने के लिए अभी समझाऊंगा मैं क्या है ये। कार्य को करने के लिए निश्चित समय, क्या कह रहे हैं हम? निश्चित समय और निश्चित स्थान तय किया जाता है। क्या तय किया जाता है? क्या लिखा है देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में। सबसे पहले एक गलती हो रखी है, उसको ठीक कर लेते हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी योजना को तैयार करना नियोजन है, यानी किसी क्षेत्र के लिए हम प्लानिंग करते हैं, किसी क्षेत्र के लिए कोई उद्देश्य फिक्स करते हैं, किसी क्षेत्र के लिए कोई उद्देश्य सरोकार फिक्स करते हैं, वो नियोजन कहला रहा था। तो किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी योजना को तैयार करना नियोजन कहलाता है, जबकि उस क्षेत्र में उस नियोजन या उस कार्य को करने के लिए निश्चित समय और निश्चित स्थान तय किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे लक्ष्य क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? लक्ष्य क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे जाना जाएगा। भाई ऐसा क्या हो गया कि इसको लक्ष्य क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा? जैसे
ये एक पर्वत है, ये क्या है, एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, और इन पर्वतों के बीच यहाँ पे ये पर्वत है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। बात को समझिएगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा आपको। पर्वतीय क्षेत्र, और यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, जनजाति के लोग। किस जाति के लोग, जनजाति के लोग रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं यहाँ पे, जनजाति के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब बात को समझना यहाँ से कि ये एक क्षेत्र है और इसमें कुछ जनजाति के लोग रह रहे हैं। तो ये बात जब योजना आयोग को पता चली, जिसे हम अब नीति आयोग कह रहे हैं, और कल के लेक्चर में हमने उसकी पूरी चर्चा भी की थी। अभी तक आप बात को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझे इस बात को। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, 1 जनवरी 2015 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना आयोग चला करता था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग पूरे देश में नीतियों का यानी नियमों का क्रियान्वयन करता है। जो क्षेत्र किसी कारणवश पिछड़ गया, आर्थिक सामाजिक परिवेश से पीछे रह गया, उस क्षेत्र को या उस तबके को बाकी क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए नीति आयोग अनेक प्रकार की योजनाएं निकालता रहता है। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर सुमन बेरी है। इससे पहले अरविंद पनगड़िया हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर सुमन बेरी के साथ 4 सरकार के लोग भी बैठते हैं, जिसमें अमित शाह, उसके अलावा राजनाथ सिंह, उसके अलावा नरेंद्र तोमर जी और उसके अलावा निर्मला सीतारमण जी। ये 5 लोगों की एक कमेटी होती है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा सीनियर प्रशासनिक अधिकारी भी बैठते हैं और क्षेत्र के या देश के उन क्षेत्रों के बारे में सोचा जाता है जो आज भी आज़ादी के इतने लंबे वर्षों के बाद भी अतिवृष्टि के कारण यानी ज़्यादा बारिश के कारण, अनावृष्टि के कारण यानी अकाल के कारण, या फिर किसी और समस्या से, सामाजिक आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। आतंकवाद जैसी समस्याओं पे भी जूझ सकते हैं, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से भी जूझ सकते हैं, और ढेर सारी समस्याएं ऐसी होती है जो परेशानियां वहां आ रही है। उस क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र का नाम सजेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले उस क्षेत्र के लिए प्लानिंग बनाना। जैसे कि ये 2 पहाड़ है, माना कि ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ है, वास्तव में हिमाचल के लिए एक पर्वतीय प्लानिंग की गई है जिसे हम भरमौर के नाम से जानते हैं। अगले लेक्चर में उसे देखेंगे। तो एग्जाम्पल उसी का मैं ले लेता हूं ताकि वहां भी हमें समझ में आ जाए। तो ये माना कि हिमाचल प्रदेश का भरमौर क्षेत्र है और होली क्षेत्र है। 2 क्षेत्र है, एक तो मैं इसे कह रहा हूं भरमौर क्षेत्र और दूसरा मैं इसे कह रहा हूं होली क्षेत्र, और माना कि ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, नीति आयोग इसके लिए प्लानिंग कर रहा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। इस क्षेत्र में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो इस क्षेत्र को कैसे बाकी क्षेत्र की तरह आगे लाया जाए। इसके लिए जो रणनीति बनाएगा, इसके लिए जो प्लान बनाएगा, तो नीति आयोग जो प्लानिंग करता है और इस क्षेत्र में जो उद्देश्य फिक्स करता है उसको हम नियोजन के नाम से जान ही रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के साथ इतने समय में इस स्थान पर यानी कि इतने समय में आने वाले 5 साल में मान लिया हमने कि आने वाले 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के इस होली और भरमौर क्षेत्र में हम 5 साल के अंदर इतना विकास कर देंगे कि बाकी क्षेत्र के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया उस क्षेत्र में लक्ष्य लेना। तो ये हो गया लक्ष्य क्षेत्र। ये क्या हो गया? लक्ष्य क्षेत्र। ये पर्वतीय क्षेत्रों में लिया जा सकता है, ऐसे क्षेत्र जहां भयंकर अकाल पड़ गए और किसी कारणवश वो वापस उठ ही नहीं पाए, समाज में अपना अस्तित्व और देश में अपना अस्तित्व बना ही नहीं पाए, तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए लिया जा सकता है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए लिया जा सकता है, ज्यादा बारिश वाले, बिल्कुल बारिश ना होने वाले, सूखे वाले, पर्वतों वाले, वनों वाले, किसी भी क्षेत्र में वन लगाने हैं, किसी भी क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देना है, किसी भी क्षेत्र में वानिकी यानी वनों के संरक्षण, उत्पादन और वनों के उत्पादन की बात करनी हो, तो किसी भी क्षेत्र के लिए इस प्लानिंग को लिया जा सकता है। जैसे कुछ देर बाद हम एक पर्वतीय क्षेत्र को भी यहाँ पढ़ने वाले, उसमें हम देखेंगे कि उसमें नियोजन के बाद तुरंत जो एक्शन लिया जाता है वो लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किया जाता है।
क्या निर्धारित किया जाता है? लक्ष्य क्षेत्र। लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित करके एक प्लानिंग ली जाती है और प्लानिंग के तहत एक कार्य किया जाता है ताकि उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके। अब समझे मेरी बात को? इसलिए मैंने लिखा किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी योजना को तैयार करना नियोजन कहलाता है, जबकि उस क्षेत्र में उस नियोजन या उस कार्य को करने के लिए निश्चित समय और निश्चित स्थान तय किया जाता है, जिसे हम लक्ष्य क्षेत्र के नाम से जाना करते हैं या जाना जाएगा। ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए हो सकता है, किसी भी क्षेत्र के लिए हो सकता है। इस टारगेट लेने के बाद ही उसी कार्य को किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से इससे। अब और अच्छे से इसको हम समझते हैं। लक्ष्य क्षेत्र और नियोजन। लक्ष्य क्षेत्र और नियोजन देखिए अर्थ क्या है। भारत के लक्षित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाना। भारत के लक्षित पिछड़े क्षेत्र यानी हमने पूरे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर लिए। क्या कर लिए? चिन्हित कर लिए। हमारे देश के अंदर हमने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिए, मतलब कि फिक्स कर लिए कि यहाँ सबसे पहले विकास किया जाएगा, उसके बाद बाकी देश के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र आज़ादी के इतने सालों बाद भी विकसित नहीं हो पाए। तो इनके लिए नियोजन यानी प्लानिंग और उद्देश्य सरोकार करके यहाँ पे वो सारी चीज़ें की जाएगी, एक समय का ध्यान रखा जाएगा ताकि यह अच्छे से कार्य हो सके। तो भारत के लक्षित पिछड़े क्षेत्र को, जैसे मैंने बताया आपको, भरमौर और होली क्षेत्र ले लिया हिमाचल प्रदेश का, है ना, राजस्थान का जैसलमेर ले लिया वनस्पति लगाने के लिए। तो किसी भी क्षेत्र को हम ले सकते हैं और अच्छे से यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से विकास कर सकते हैं। विकास के लिए योजनाएं बना सकते हैं। यहाँ पे भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है यानी पहले नियोजन होना, फिर उस नियोजन के लिए विकास होना और फिर लक्ष्य निर्धारित करके विकास तक पहुंचना। ये चीज़ें भारत में बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत मात्र एक छोटा सा भूभाग नहीं है। भारत लोगों की विचारधारा है, भारत लोगों की एक आवाज़ है और लोकतंत्र के इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का अधिकार है और सरकार से अपना फंडामेंटल राइट्स लेने का अधिकार है। तो अपने क्षेत्र के विकास की वो बार बार मांग भी करता है और इसी मांग के कारण इस क्षेत्र में विकास होता रहता है। क्षेत्रीय असंतुलन में आवश्यक यानी जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में असंतुलन देखने को मिलता है। अलग अलग जगह हम देखते हैं, कई लोग ज़्यादा होते हैं तो गरीबी हो जाती है। जैसे नागालैंड की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ का आप जनसंख्या प्रतिशत जो देखोगे, नागालैंड में हम जाते हैं तो नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने का जो प्रतिशत है वो 64% है। भाई साहब कितने है? 64% जनसंख्या बढ़ती है नागालैंड में। हर 10 साल के अंदर 64% जनसंख्या बढ़ जाती है। जबकि आप केरल की तरफ जाते हैं तो मात्र 5% बढ़ती है। मात्र कितनी बढ़ती है जनसंख्या वृद्धि? 5%। तो बताओ असमानता है या नहीं? बिल्कुल है। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, 829 या 49 लोग के आसपास आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। आप सिक्किम जाओगे, वहाँ काफ़ी दूर चलोगे तो बहुत कम लोग देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं जनसंख्या कम है, सिक्किम में कम है तो यूपी में ज़्यादा है। तो इस प्रकार की असमानता, ये तो मैंने जनसंख्या की बताई। इसी प्रकार से गरीबी भी कहीं ज़्यादा है, कहीं एजुकेशन कम है तो कहीं एजुकेशन ज़्यादा है, कहीं शिक्षा है तो कहीं शिक्षा है। भारत में असमानताएं भाषा, धर्म, संगठन आदि के आधार पर देखने को मिलती है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग धर्म, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग अलग रहन सहन। इतनी असमानताओं के बावजूद भारत का अगर विकास करना चाहते हो तो नीति आयोग को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। नीति आयोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं निकालता है और संपूर्ण भारत का विकास करना चाहता है। संपूर्ण भारत का विकास वो करके ही सारी चीजों को कर पाएगा। इसलिए इस असंतुलन को खत्म किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्र में लिंग, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको भी समाप्त करने की जिम्मेदारी लेता है भारत। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद मतलब संविधान की बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, वैसे वनी सर किया करते हैं, लेकिन आज हम कर रहे हैं भारतीय संविधान की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट दिए गए, यानी मौलिक अधिकार दिए गए। उसमें मौलिक अधिकार नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता। किसके समान? विधि यानी कानून, विधि के समक्ष, किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता।
यानी कानून की नज़र में सब समान है और सबके विकास की बात की जाएगी। यह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 कहता है, जिसकी बात यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान के 395 जो अनुच्छेद है वो अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन वो सारी बातें देश हित में होती है लाडले। इसलिए ये जो बात लिखी गई है लिंग, जाति, धर्म, रंग, ये जो अनुच्छेद है भारत का 15, उसमें लिखा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर कहीं भी भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और SC ST के जो लोग होते हैं, लोग उनको कमेंट वगैरह कर देते हैं, तो वो भी संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, छुआछूत जो चलती है देश के अंदर इसका अंत किया जाए। अगर छुआछूत कोई करता है, तू नीचा है मैं ऊंचा हूं, वो ऊपर है वो टेढ़ा है वो मेढ़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अनुच्छेद 17 कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? ये तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, नहीं तो आप किसी को कमेंट कर दो और वो आर्टिकल 17 लगा दे तो बैंड बजाती है भाई साहब, है ना। तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। 18 कहता है लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलना चाहिए। ऐसी ढेर सारी बातें भारत का संविधान करता है। उपाधियों के अंत की बात करता है, 16 लोक नियोजन की बात करता है, 18 उपाधियों की बात करता है, 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, और 15 जो है आर्टिकल वो आपको मैंने बता दिया, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर करता है तो 15 आर्टिकल लग जाता है। क्या लग जाता है? 15 आर्टिकल। अगर भारत में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अगर कहीं भी भेदभाव होता हो तो उसके लिए नीति बनाई जाएगी, कानून बनाया जाएगा। कानून जो बना हुआ है उसको फॉलो कराया जाएगा, मार के, पीट के, डरा के, कैसे भी कराए। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में जीवन स्तर को ऊंचा करना, यानी समाज का कोई भी क्षेत्र या सांस्कृतिक रूप से कोई भी क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर भारत का कोई भी क्षेत्र किसी ना किसी रूप में नीचे दब जाता है, नीचे दबने का मतलब है कि वो अपना विकास नहीं कर पाया, आज वो डेवलप नहीं हो पाया। जब दुनिया लैपटॉप और आदि चीजें चला रही है उस समय ही वो जो है कैरम बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें खेल रहा है, गुल्ली डंडे और जो अंगुली से खेले जाती है, पता नहीं क्या क्या खेलते, कंचा वंचा जो भी होता है वो खेल रहा है, आज भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, आपकी तरह लूडो खेलना नहीं सीख पाया। ऐसी चीजों को यहां मेंशन नहीं किया जाता है। टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाता है, इस क्षेत्र को विकसित किया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जीवन को सुधारा जाता है, टेक्नोलॉजी से उन लोगों को जोड़ा जाता है जो विकसित नहीं हुए। पहाड़ों में रहने वालों को क्या पता कि भारत के बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, तो उनको जाया जाता है, उनके पास समझाया जाता है, उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है। उसको ही नियोजन क्षेत्र के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई योजना कहते हैं। इसी का नाम लक्ष्य क्षेत्र योजना है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन है, लक्ष्य क्षेत्र योजना है। सर ऐसे कैसे, एक बार तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन बोल रहे हो, एक बार लक्ष्य क्षेत्र योजना बोल रहे हो, एक ही बात होती है भाई। प्लानिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्लानिंग। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। आगे देखिए, लक्ष्य समूह कार्यक्रम ये यहाँ चलाए जाते हैं और ये सबसे ज्यादा अगर चले हैं तो पक्का याद रखना, बताते ही 5वीं पंचवर्षीय योजना में चले हैं। किसमें चले हैं? सबसे ज्यादा प्लान जो है नियोजन के वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में चले हैं। जैसे ही नियोजन लक्ष्य वक्ष्य दिखे, 5वीं पंचवर्षीय योजना का याद रखना, पिछले लेक्चर का नीति आयोग याद रखना, फिर तो अपन को कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि हम लर्न एंड शेयर के बच्चे हैं, यानी है। तो कमान नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी ऐसे क्षेत्र जो किसी ना किसी कारण से पीछे रह गए, उनकी कमान को नियंत्रित करने के लिए ऐसे विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जहां बार बार सूखा पड़ जाता है, बारिश जहां आती नहीं है, डेजर्ट का वो क्षेत्र हो सकता है, किसी ना किसी कारण से हमेशा सूखा पड़ जाता है, हमेशा अकाल पड़ जाता है। उन लोगों का कौन धनी है, उन लोगों का कौन रखवाला है, उसके लिए सरकार नियम बनाती है, उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतों के उन शिखरों पर जो 600 मीटर से 60 मीटर से 600 मीटर से ऊंचे पर्वत हैं, उनके विकास की बात क्या करेंगे हम। वहां जो लोग रह रहे हैं उनके विकास की बात सोचो, उनका क्या होता होगा। उस पहाड़ से उस पहाड़ तक जाने के लिए उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए वहां पे जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है वो उन लोगों के लिए चलाया जाता है जो दुखी है, परेशान है उस क्षेत्र से। रात को देर रात तक जब अंधेरा हो जाता है तब तक वो तंग होते
होते रहते हैं जब वहां के लिए विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। लघु कृषक विकास संस्था SFDA, यानी छोटे छोटे जो किसान होते हैं, लघु कृषक यानी छोटे छोटे जिनके पास जोतों का यानी जमीन का जो है मात्र 2-2 बीघा 2.5-2.5 बीघा जिनके पास जमीन होती है, उनके विकास के लिए लघु कृषक विकास संस्था SFDA बनाया गया। सीमांत विकास किसान विकास संस्था MFDA बनाएगी, यानी ऐसे किसान जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं उनके लिए एक संस्था बनाएगी। तो 2 संस्थाएं SFDA और MFDA किसानों के लिए बनाएगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम चला, पक्का याद रख रहे। नियोजन को विकास और गति मिली किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये सारी चीजें लक्ष्य समूह कार्यक्रम की। किसकी है? लक्ष्य समूह कार्यक्रम। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे समझिए और भी शानदार शानदार चीजों को हम समझ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अब हम डिटेल से समझते हैं कि पर्वतों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है वो क्या है, कब है, क्यों है और कैसे है। देखो ये लोग पर्वतों में रह रहे हैं, इनकी शक्ल से, इनके चेहरे से आपको लग रहा होगा कितने परेशान होते होंगे। इनके विकास के बारे में देखो, यहाँ एजुकेशन दिया जा रहा है, इनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कृषि के बारे में इनको सिखाया जा रहा है, या नई तकनीकी का ज्ञान इन्हें दिया जा रहा है। देखो जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में पशु है, इसी घर में ये खुद रह रहे हैं। इन्हें यहाँ की बागवानी कृषि के बारे में बताया जा रहा है, या इन्हें रोपण कृषि के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ जल के साथ किस प्रकार से क्या प्रयोग किए जा सकते हैं उनके बारे में समझाया जा रहा है। और ये सोचकर स्तंभ रह गए, ये सोच रहे ये क्या हो गया, हमारा इतना शानदार विकास हो गया। तो ये विकसित करने की बातें हो रही है, किसको? इन क्षेत्रों को। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 1981 में पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने पिछड़ा पर्वतीय क्षेत्र शामिल के लिए पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक मानी। कब से शुरू हुआ? 1981 में पिछड़े क्षेत्र में राष्ट्रीय समिति ने, यानी कि ये जो बात कही है 1981 में कही, किसने कही? राष्ट्रीय समिति ने कही। जो पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र की बात करती है वो राष्ट्रीय समिति, यानी कि 1981 में जो पिछड़े क्षेत्रों की बात करती है वो राष्ट्रीय समिति जो होती है, उसने कहा कि 600 मीटर से अधिक जो पर्वत है उसको इस योजना में पर्वत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में जोड़ा गया। यानी कि जो पर्वत जिसकी हाइट 600 मीटर से अधिक है, कितनी? 600 मीटर से लगभग आधा किलोमीटर के लगभग होती है, उसे जो है इस पर्वतीय कार्यक्रम में रखा जाएगा। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए योजना लागू हो जाएगी। इस आधार पर यह जनजातीय उपयोजना बनी, यानी कि जनजाति जो है वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में रहती है और वो सारे ही पहाड़ 600 मीटर के आसपास होते ही है मोस्टली, तो इसलिए जनजातीय योजना भी है। तो पर्वतीय विकास योजना जो राष्ट्र की समिति है पर्वतीय विकास परियोजना की कार्यक्रम की, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो राष्ट्रीय समिति है उसने सन 1981 में ये कहा कि 600 मीटर से ऊपर वाले पर्वतों में अगर जो लोग रह रहे हैं वो जनजाति है और वहां के लिए योजना चलाई जाती है तो वो जनजातीय उपयोजना है। वो क्या है? जनजातीय उपयोजना। ये तो आप समझ ही गए। आगे देखिए, पर्वतीय विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये उपयोजना जब होती है जनजाति की जब वो क्षेत्र 600 मीटर से ऊंचे पर्वतों वाला हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 5 के आगे 1 लगा दो, मतलब 15 जिलों में शुरू किया गया। कितने जिलों में शुरू किया गया? इस योजना को कुल 15 जिलों में सम्मिलित किए गए थे। जैसे उत्तराखंड, यानी ये जगह भी बता रहा है। आप याद रखें कि पर्वतों के लिए पर्वतीय योजना चलाई गई थी। जो 600 मीटर से ऊंचे पर्वत होते हैं वहां जनजाति पक्का रहती है। क्या रहती है? जनजाति वहां पक्का रहती है। इन लोगों के लिए योजना चलाई गई थी और ऐसी 15 जिलों में चलाई गई थी। कितने जिलों में चलाई गई थी? 15 जिलों में इस योजना को चलाया गया था। और इसकी मोस्ट बात क्या है? इस योजना के तहत सारी चीजों को ध्यान में रखकर इन 15 जिलों में 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे चलाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे चलाया गया था। तो ये चीज आप याद रखें। कहाँ है ये 15 जिले हमारे देश में? तो इस चीज को जब हम देखते हैं तो उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में, उत्तराखंड की उन प्यारी प्यारी पहाड़ियों के समस्त जिले, जैसे कि मिक्किर क्षेत्र। कौन सा? मिक्किर पहाड़ी जो है वहां के लोग विकसित नहीं है। मैं तो कहता हूँ यार विकसित कैसे नहीं, वहां तो इतने पर्यटक जाते हैं।
ठीक है ना, फिर भी पता नहीं। उत्तराखंड के समस्त जिले जैसे मिक्किर पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ी, यानी ये क्षेत्र ऐसा है जो किसी ना किसी कारण से पीछे रह गया। यानी कि पर्वतीय विकास कार्यक्रम उत्तराखंड और असम में मोस्टली चला और यहाँ के लगभग 15 जिलों में चला। पक्का याद कर लो, पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कितने जिले? तो 15 जिले, है ना। राष्ट्रीय समिति ने क्या कहा? पर्वत 600 मीटर से ऊंचा होना चाहिए। और क्या कहा? 600 मीटर के साथ 15 जिलों में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जब इसे शुरू किया गया तो उत्तराखंड और असम का विशेष ध्यान रखा गया। उत्तराखंड का तो कौन सा क्षेत्र है? मिकिर क्षेत्र, और असम का कछार का पहाड़ी क्षेत्र। मिकिर का उत्तराखंड, कछार का असम, ये याद रखना आपको। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का भी ध्यान रखा गया, इन क्षेत्र का विकास भी यहाँ किया गया। यानी कि मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र चाय के लिए बहुत अच्छे हैं, तो विकास कार्यक्रम के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाती है, तो इन क्षेत्रों में विकास करना जरूरी है, समझ रहे हो ना, है ना। तो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय प्लानिंग के तहत जो है पर्वतीय विकास कार्यक्रम चलाया गया। असम का कचारी क्षेत्र, उत्तराखंड का मिकिर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, है ना, पश्चिम बंगाल है ना, कागज भी बहुत बनता है यहाँ। तमिलनाडु का नीलगिरी जिला आदि को शामिल किया गया। तमिलनाडु जो है उसका नीलगिरी जिला जो है शामिल किया गया है। यानी मोस्टली पर्वतीय योजना उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, फिर से बोल रहा हूं उल्टा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, उत्तराखंड का मिकिर, पश्चिम बंगाल का बताओ आप, है ना, शर्म भूल गए, उत्तराखंड का बताओ मिकिर है, असम का कछारी, वो कछारी क्षेत्र है ना, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, और तमिलनाडु का जो है नीलगिरी क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। पर्वतीय विकास कार्यक्रम, पर्वतीय विकास कार्यक्रम की कम से कम 7-8 बातें आपको याद होनी चाहिए, और हो गई। 15 क्या है सबको पता है, डिस्ट्रिक्ट है। 5 क्या है? पंचवर्षीय योजना। 15 क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। 600 क्या है? मीटर ऊंचाई है। क्या? जनजातीय और पर्वतीय कार्यक्रम। पर्वतीय कार्यक्रम में जनजाति का ध्यान रखा जाता है, ये चीजें आपको याद रखना। उत्तराखंड की कौन सी जगह, असम की कौन सी जगह, पश्चिम बंगाल की कौन सी जगह, और तमिलनाडु की कौन सी जगह आपको याद हो जानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्र में विकास के लिए सुझाव दिए। यानी कि पिछड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति, यानी ऐसे क्षेत्र जो पिछड़ गए उनके लिए राष्ट्रीय समिति बनी, और इन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए ढेर सारे सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। यानी इन पहाड़ी क्षेत्रों में जिसकी दादागिरी चलती है वो तो लाभ ले ले और दूसरा नहीं ले, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो सभी लोग लाभान्वित होवे, केवल प्रभावशाली को जो है नेतृत्व नहीं मिले। अब आप सोच रहे हैं यार, कहाँ तो हम सर खनन पढ़ रहे थे, कहाँ हम उद्योगों की बात कर रहे थे, कहाँ हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की बात कर रहे थे। ये कैसा चैप्टर आया है जिसमें हम पहाड़ों के अंदर झूले खा रहे हैं। किसमें झूले खा रहे हैं? पहाड़ों के अंदर। मजेदार बातें हैं, ज्योग्राफी की बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। जब मिल बैठे हैं हम और आप तो मजेदार होगी ज्योग्राफी, कोई नहीं है ये चिंता की बात। सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास हो, यानी जो लोग वहाँ जो संसाधन है उसके साथ वहाँ जो प्रतिभाएं हैं वो भी निकल कर आए। जैसे कि नीरज चोपड़ा जैसे लोग अगर पर्वतीय क्षेत्र में होते, अगर वो दबे ही रह जाते तो फिर देश को उनका फायदा नहीं मिल पाता। तो ऐसी प्रतिभाएं आज भी पर्वतीय लोग जो है, जनजातीय जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, सो उस प्रतिभाओं को खोजना, और ऐसा नहीं कि वहाँ भी जो है पॉलिटिक्स चल जाए या फिर प्रभावशाली व्यक्ति की चले और बाकी की ना चले और प्रतिभा दबी की दबी रह जाए। तो इस चीज का भी प्रयास किया जाता है। तो इसी का जिक्र है कि प्रतिभा जो है वो उसका विकास होए, और स्थानीय जो संसाधन है वहाँ पे जो चीजें हैं उनको पूरे देश को भरपूर उनका सहयोग मिले। जैसे दार्जिलिंग की जो चाय है उसको पूरा देश पी पाए, इसलिए वो लोग भी समझे कि यहाँ ढलान के ऊपर चाय की खेती की जा सकती है जिसके अंदर थीन होता है, यहाँ कॉफी की जा सकती है जिसके अंदर कैफीन होता है। हमने भारतीय कृषि को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था।
जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना, यानी जीविका निर्वाह का मतलब है जीवन निर्वाह जो है, व्यक्ति को जीवन जीने की कला है उसको सिखाना, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके और अपना खर्चा जो है, अपना निवेश जो है उसको और उन्नत बना सके और अच्छा बना सके। इस लाइन का अर्थ मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जीविका निर्वाह का मतलब है जीविकोपार्जन, जीवन निर्वाह, जीवन जीने की कला उसको सिखा दो, ताकि वो वहीं के संसाधन को, वहां उस क्षेत्र की ही वस्तुओं को काम में लेकर अपना विकास कर सके। कोई भी वस्तु संसाधन कब होती है? जब उसको काम में लिया जाता है तब संसाधन होती है। तो वस्तुएं तो वहां है, लेकिन उनको संसाधन बना दो, यानी उन्हें काम में लेना सिखा दो, तो उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा, जिसको जीविका निर्वाह कहा गया है। और निवेश उन्मुखी, उन्हें सिखा दो कि इन चीजों में आप अपना समय देते हो, आप अपना मेहनत निवेश करते हो, तो आपका जीवन खुशहाल यानी उन्मुख बन जाएगा। इस लाइन का अर्थ अब तो आप समझ ही गए होंगे। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना है। क्या बनाना है? निवेश उन्मुखी। आगे देखिए, प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्र का शोषण ना हो, यानी प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्र यानी कि बड़े बड़े व्यापारी वहां पहुंच जाए, उन लोगों को मेहनत कराए, बंधुआ मजदूरी कराने लग जाए। तो पर्वतीय विकास कार्यक्रम कहता है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पर्वतीय विकास कार्यक्रम ये कहता है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नेतृत्व वहां नहीं चलेगा, वहां तो सबको समान अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जब भेदभाव नहीं कर रहे, अनुच्छेद 15 कह रहा है, जब हम 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर रहे हैं, 18 के तहत उपाधियों का अंत कर रहे हैं, 16 के तहत लोक नियोजन में सबको समान अवसर दे रहे हैं, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए सबको समान बता रहे हैं, तो वैसा किसमें इतनी हिम्मत है कि इस प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र का शोषण कर दे? कतई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको कानून होता है, जिसको कानून आता है, वो बैंड बजा के रख देता है यहाँ पे, है ना। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, यानी पिछड़े जो क्षेत्र है वहां बाजार की व्यवस्था करके वहां के जो मजदूर है, वहां के जो तबके हुए क्षेत्र, दबे हुए क्षेत्र है, उनमें विकास किया जाए और उनके श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, यानी उस शोषण से बाहर निकाला जाए, उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। उस दास्ता जो गरीबी की दास्ता है, कौन सी दास्ता है? वह कोई गुलामी नहीं है, गरीबी की गुलामी है, उसको बाहर निकाला जाए, उनके उस डर को भगाया जाए, ताकि वो अपना विकास कर पाए। सर आज इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इतना चिल्ला नहीं रहे कि पर्वतीय योजना है, बच्चे के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, है ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक वो टकला सर पढ़ाते ही हूँ, टक 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 करते करते, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह बोलो, है ना। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए, संतुलन बनाए। पारिस्थितिकी किसी के लिए कोशिश नहीं करते, है ना। जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा पढ़ा सकता हूँ, धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूँ। कैसे? पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आधे बच्चों लग रहा है यार आवाज को तो स्पीड में किया ही नहीं, ना धीरे किया, ऐसे कैसे, है ना। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का मतलब है इकोसिस्टम के तहत वहां पे जो सुविधाएं मिल रही है उसको सिस्टम के अनुसार ही रखना। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीजें यहाँ की अच्छी होती है, तो इस चीज की गुणवत्ता का फायदा उठाना, आदि चीजों का ध्यान रखना होता है पर्वतीय इस क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में हम क्या करना चाहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में हम क्या करना चाहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में मजे मजे भाई साहब, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है, कितने मस्त मस्त फूल है ना। देखो मन कर रहा है तोड़ ले, है ना, तोड़ लो, है ना, ठीक है ना, कोई मना नहीं करेगा, अपने ही फूल है, तोड़ सकते हो आप। मन हो रहा है क्या, है ना। तो यहाँ क्या विकास करेंगे? यहाँ ढेर सारा विकास हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? देखिए, बागवानी का विकास हो सकता है। किसका? बागवानी का, यानी अच्छे अच्छे बाग लगा सकते हैं, पहाड़ों में सुंदर सुंदर बाग लगा सकते हैं, मस्त मधुर आवाज में मोर और पपैये गाएंगे, ऐसे सुंदर बागवानी खेती को यहाँ किया जा सकता है। बागवानी खेती कौन सी होती है? फल, फूल, सब्जियां, ये सब बागवानी में आते हैं। किस में आते हैं? ये फूल जो हो गए, फल जो हो गए, सब्जियां जो हो गई, अमरूद हो गए, चिक्कू हो गए, गाजर हो गई, सब्जियां वब्जियां सारी सब बागवानी में आती है। समझ गए बागवानी क्या है? रोपण कृषि, चाय, कॉफी, रबर, कहवा, ये सब रोपण कृषि में आते हैं, ये भी यहाँ की जा सकती है। बताओ चाय और कॉफी कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती है, यानी ये जो पहाड़ी क्षेत्र में किया जा सकता है। पशुपालन कर दो, पशु को छोड़ दो, पहाड़ पे जाएगा, नीचे आएगा, फिर जाएगा, नीचे आएगा, है ना। कभी ऊपर लड़े तो सीधे लुढ़क कर नीचे। पशुपालन किया जा सकता है, मुर्गियां पाली जा सकती है। उस पहाड़ की तरफ चली गई तो लाएंगे कैसे, ये एक अलग मसला है, लेकिन मुर्गियां पाली जा सकती है। वानिकी, वनों का संरक्षण किया जा सकता है,
है, उत्पादन किया जा सकता है, वनों को विकसित किया जा सकता है इस पहाड़ी क्षेत्र में। तो इस पहाड़ी क्षेत्र में ये सब कुछ कर सकते हैं। पर्वतीय विकास कार्यक्रम मतलब पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ये चीजें अगर हम करेंगे तो वो क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। अब आप सोच ही रहे होंगे इतनी देर कि सर इतनी देर से किए जा रहे हो, पर्वतीय विकास कर रहे हैं, पर्वतीय विकास कर रहे हैं, कुछ ले जाते नहीं रहे हो वहां पे, केले थोड़ी बांट रहे हो वहां जाके आप, है ना, या कुछ बांटने का काम कर रहे हो, सीधा लैंडिंग किया एरोप्लेन से कुछ बांट रहे हो, नहीं। उन लोगों को हमने एक बात कही थी बीच में, अगर आपने ध्यान दिया, उन लोगों को ये सिखा रहे हैं कि संसाधन आपके पास है, मतलब वस्तु तो आपके पास है, आपको उसी से अपना जीवन निर्वाह करना, आपका जीवन उन्मुख हो जाएगा। एक लाइन थी नहीं थी, जीवन निर्वाह करना सीखो, संसाधनों से आपका जीवन उन्मुख यानी उन्नति की ओर चला जाएगा। यानी ये चीजें उनके पास है, ये जमीन उनके पास है, ये पहाड़ी क्षेत्र उनके पास है, तो यहां फूल उगा सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं, भेड़ पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, चाय कर सकते हैं, कॉफी कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहां पे वनों को उगा सकते हैं, वनों के छिलके, खाल, वनों के पत्ते आदि चीजें बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पहाड़ी लोग तो मजे कर सकते हैं, है ना, जनजाति के जो लोग होते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम कहाँ लगेगा? ये ऋण देता है इनको कार्यक्रम के तहत, या इनको विकास करने के लिए छूट देता है। आगे देखिए, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। यानी ये जो प्लानिंग है, लघु तथा ग्रामीण उद्योग का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यानी स्थानीय जो संसाधन है उसको कैसे काम में लिया जाए, बात को समझ रहा? यानी वो जो स्थान है, वो जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जो वस्तुएं हैं उन वस्तु का उपयोग कैसे किया जाएगा, उनको काम में कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीजें अगर की जाती है तो ये उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा क्या है, बस इसका तो इंतजार ही रहता आपको कि ये स्लाइड कब आए, आए कि नहीं आए। और ये अगर आप करते हैं और उसे करवाते हैं तो बहुत जल्द तेजी से हमारा परिवार बढ़ रहा है 1 लाख सदस्यों की ओर। और उस दिन हम आप सबके सामने ये केक लाएंगे 1 लाख वाला और सबको खिलाएंगे, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। और आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बहुत सौ ने ज्वाइन नहीं किया और बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते। जैसे इस लेक्चर को देखा, दूसरे को नहीं देखेंगे, फिर तीसरे को देखा, फिर कमेंट आता रहता है 1 शॉट कब आएंगे कब आएंगे। बहुत जल्दी आ जाएंगे भाई 1 शॉट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पढ़ो इन चीज़ों को भी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत ही मेहनत के साथ आप तक पहुँचाई जा रही है ताकि आप सफल हो, बहुत अच्छे नंबर लाओ, अपने माता पिता के साथ लर्न एंड शेयर की पूरी टीम का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले मज़ेदार लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।